Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट ए हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम 2019 क्लास 12th का सेट बी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एक एक नंबर के क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में हम दो दो नंबर के क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 3 में चार चार नंबर के क्वेश्चन करेंगे एंड पार्ट 4 में हम छः छः नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पैटर्न आप सभी को पता है कि जो 1 to 16 क्वेश्चन है हमारे 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद 2 to 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कैरिंग 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स होंगे जिसमें आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 17 to 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम अपने इस पार्ट 1 में करने वाले हैं। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र पर कौन सा कथन सही है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, चुनाव तथा सीमितता का अध्ययन, निजी उत्पादन को प्रोत्साहन, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम भी मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ। Which of the following statement fits well with macroeconomics? Study of national income, scarcity and choice are studied, प्राइवेट प्रोडक्शन इज प्रोमोटेड, नन ऑफ दीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल है हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इकोनॉमी एज ए जो स्टडी की जाती है उसमें इकोनॉमी एज ए होल, तो स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? गिफन वस्तु की जो स्थिति है उसमें मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? इन केस ऑफ गिफन गुड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। गिफन गुड आपको पता है ऐसी वस्तुएं जिनमें मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है। डायग्राम हमने देखा था, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई पे हमने प्राइस लिया था। प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो कैसा है हमारा जो डिमांड कर्व है गिफन गुड का? पॉजिटिव, धनात्मक। ए विल बी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिफल के नियम निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स आर स्टडीड अंडर द थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ये सब हम किस थ्योरी में पढ़ते हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन की थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, नतोदर, उन्तोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। इंडिफरेंस कर्व इज टू द ओरिजिन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर है हमारा कॉन्वेक्स। बी विल बी राइट आंसर, कॉन्वेक्स। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व, यहाँ हम गुड 1 लेंगे एक्स एक्सिस पे, गुड एक्स ले लो, गुड वाई वाई एक्सिस पे, और इंडिफरेंस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन है हमारा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, मीन्स उन्तोदर होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता, ये सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर वाली जो सीरीज है, वहाँ पर मैंने जो फर्म का इक्विलिब्रियम है उसकी सारी कंडीशन आपको बता रखी हैं कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये अच्छे से क्लियर किया था। तो इसमें हमारी कौन सी जो 4 ऑप्शन है कौन सा इसमें ठीक रहेगा? एम सी इज इक्वल टू टी आर, एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी इज इक्वल टू टी सी, ए सी इज इक्वल टू ए आर। और हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या थी? एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शेष विश्व क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वन विच। कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है,
वस्तुओं का उपभोग होता है, मुद्रा उधार दी जाती है, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन सेक्टर को भी कहते हैं, फॉरेन सेक्टर ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। 4 सेक्टर जो हमने किए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक को है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो विच बैंक इज ऑथोराइज टू इशू करेंसी, सेंट्रल बैंक। बहुत ही आसान है ये, आंसर है इसका सेंट्रल बैंक। देश का जो केंद्रीय बैंक है उसको ही करेंसी जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC 0.5 है तो के का मूल्य क्या होगा, मीन्स गुणक का मूल्य क्या होगा, मल्टीप्लायर का मूल्य क्या होगा। हमें पता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। इससे लास्ट वाला जो सेट ए हमने किया था उसमें भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। वीडियो अगर आपने देखी है आप उसको भी देख लीजिए वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही डिस्कस होने वाले हैं। तो 1/1 माइनस MPC की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 वैल्यू है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 यहाँ हमारा एलसीएम है, 10 माइनस 5, 5/10, 1/5, 10 ऊपर गया, 5 2 जा, तो 2, सी विल बी राइट आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके तो 2 हमारा आंसर आएगा, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स करेंगे अब हम इसमें। पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। फॉल्स है ये, क्योंकि सप्लाई जो मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, स्टॉक जो कुछ इंटरमीडिएट गुड होती हैं, बिना बिका हुआ सामान भी होता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी होता है, वो स्टॉक होता है। तो सप्लाई एक अलग है, स्टॉक अलग है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इन्होंने कहा डिफरेंस नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है, मांग का नियम सार्वभौमिक है परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड इज यूनिवर्सल, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई इन सम केसेस। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं मांग के नियम के, जैसे गिफन गुड है, प्रतिष्ठा सूचक की वस्तुएं हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है। अब इससे पहले गिफन गुड का क्वेश्चन आ रखा था, जिसमें क्या था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला केस हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। बजट लाइन इज आल्सो नोन एज आइसो प्रोडक्ट लाइन। ये फॉल्स है, क्योंकि बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट लाइन नहीं कहते। नेक्स्ट है, आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स वाली सीरीज भी हमारी होगी स्टार्ट, हम ये भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट आपको पहले बता रखा है कि जो इनकम टैक्स है हमारा, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस पर लगा उसी को देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट इनकम टैक्स हमारा शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट है, प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये हमने प्रेरित निवेश और स्वचालित निवेश जो पार्ट 1 था हमारा, ये सेट ए था हमारा, उसमें हमने विद डायग्राम किया था। 4 मार्क्स में शायद क्वेश्चन आ रखा था, वहाँ पर मैंने विद डायग्राम आपको समझाया था कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, मीन्स इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये। उसके बाद है, यदि MPC 0 है तो वैल्यू, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस, इन्होंने कहा MPC की वैल्यू क्या है 0 है, तो यदि MPC 0 है तो गुणक का मूल्य 1 होगा। अब 1 में से 0, अगर मैं कहूँ 1 में से 0 माइनस करो तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। इन्होंने कहा 1 होगा, इसका मतलब ये ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है, GDP इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी हम ग्रोस निकालते हैं, जब भी हम GDP निकालते हैं, तो NDP में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, तभी ग्रोस निकलता है। और अगर
ग्रोस में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो नेट निकलता है, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है कि जीडीपी कैसे निकलता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करने से, लेकिन जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन प्लस होती है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है, और इस सेशन का हमारा ये लास्ट है क्वेश्चन, कि व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों के ट्रेड की बात करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स की बात करते हैं। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये ट्रू है। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।